नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। धन सिंह नगर से खबर सामने आ रही है, जहां जिले में नवनियुक्त बीजेपी मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर फूलमाला पहनाकर जो है जोरदार स्वागत किया। और इसके साथ देखा गया कि उनके मंडल अध्यक्ष बनने की खुशी में मिठाइयों का भी वितरण इस दौरान किया गया। और अध्यक्ष मुकेश सनवाल ने कहा कि भाजपा संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाऊंगा। और उनके द्वारा कहा गया कि पार्टी की मजबूती के लिए क्षेत्र के लोगों के लिए हितों का ध्यान रखते हुए काम करूंगा और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को जोड़कर मजबूत नवीन भट्ट, निराला, निर्मल सिंह, तरसेम सिंह, सुमन राय, पेना शाह, जया जोशी आदि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। उसके साथ भाजपा के हर कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसके साथ ही अब हमारी जो आने वाली नीतियां रहेंगी, जो सरकार, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार में भाजपा की ही सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है और बहुत लोक कल्याणकारी योजनाओं को चला जा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा उस हर योजना से हर आम आदमी को उस तक पहुंचाना, उसकी जानकारी देना, जिससे कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से लाभान्वित हो सके। उसके साथ बढ़ते आगे, हल्द्वानी में ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में रजिस्ट्री कार्यालय में आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलन के तहत अराजय, नवीसो, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर रजिस्ट्री कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते नजर आए। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्चुअल रजिस्ट्री शुरू होने से हजारों स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता बेरोजगार हो गए हैं और ऐसे में रजिस्ट्री का पैसा ई चालान से जमा होगा, जिससे उनका काम बंद हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि स्टाम्प विक्रेताओं के जरिए ही स्टाम्प बेचे जाए। वर्तमान व्यवस्था की तरह जमीनों की रजिस्ट्री की व्यवस्था जारी रहे, जैसा चल रहा है ऐसे ही आगे भी चलना चाहिए। ये पहले हमारे 2 दिन का था प्रस्ताव, परसों फिर निर्णय लिया गया कि हमारी बात को कोई सभी सुन नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको अब शनिवार तक 1 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो हमारी मांग वही है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपर रजिस्ट्री के बारे में है। अगर वर्चुअल और पेपर रजिस्ट्री होती तो हमारे हितों की सुरक्षा कैसे होगी? स्टाम्प वेंडर से कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं, क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपए के स्टाम्प में जो है आपका जब नकल वगैरह निकलते हैं तो पहले हम ही लोगों से लोग खरीदते थे, और सीधे जो है ई चालान से जमा जो वो पैसा स्टॉक होल्डिंग के खाते में चला जाता है। तो हमारे स्टाम्प विक्रेता तो बेरोजगार हो गए सब। आज हमारा तीसरा दिन है और हमें सहयोग मिल रहा है। सारे हमारे सहयोगी लोग इकट्ठे हुए हैं कि ई स्टाम्प का जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बिना हमें परिश्रम में लिए हुए लागू कर दिया गया है, इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है, विरोध कर रहे हैं। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3-3 साल के लिए रिन्यूअल होता था। अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1 साल के लिए किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने, इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3-3 साल के लिए कर दिया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजान हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ है पूरा मामला अजान? जो ही हल्द्वानी में ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में रजिस्ट्री कार्यालय में आंदोलन शुरू है। हाँ। यहाँ इसके तहत अराइज, नवीस, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। आंदोलनकारियों के मुताबिक वर्चुअल रजिस्ट्री शुरू होने से हजारों स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके चलते उनमें बेरोजगारी का डर सता रहा है जी। लेकिन ऐसे में देखिए तो आजकल हर चीज वर्चुअली हो रही है, क्योंकि जो आम नागरिक है उनको कहीं ना कहीं इसका जो है लाभ मिल पाता है। वो घर बैठे भी अपनी चीजें, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं या जो काम है वो कर लेते हैं। ऐसे में इस तरह से आंदोलन क्या कुछ इसके लिए कदम उठाए गए हैं कि ठीक है आम जनता जो है उन्हें भी परेशानी न हो, साथ ही साथ इनकी रोजगार भी ना छीनने जाए? इस संबंध में आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका कार्य पहले की तरह जारी रखा जाए। हाँ। और उनके बगैर विश्वास में लिए पेपरलेस योजना, ऑनलाइन रजिस्ट्री का कार्य शुरू ना किया जाए।
ताकि दस्तावेज लेखकों के हेतु सुरक्षित रह सकें। ठीक है, इस पर किसी तरह के एक्शन लिए गए हैं जिम्मेदारों की तरफ से? क्या कोई प्रतिक्रिया किसी ने इस बात को लेकर जो है आश्वासन किसी तरह का दिया है? फिलहाल तो सभी आंदोलनरत हैं और किसी सक्षम अधिकारी ने अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है इस संबंध में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे सभी नए आरटीओ को उनके नए तैनाती स्थल पर भेजने की तैयारी शुरू हो गई। आरटीओ कार्यालय देहरादून में नवनियुक्त सभी नए आरटीओ ने प्रेजेंटेशन देकर अपने अनुभवों को साझा किया। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने सभी नए आरटीओ का प्रेजेंटेशन के लिए और तमाम नियमों से भी उनको अवगत कराया, जिसको लेकर आरटीओ ने कहा कि नए आरटीओ परिवहन विभाग में आए थे और जिनकी 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग हुई है और उन्होंने बताया कि आज इनका प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है, इसके बाद इनकी तैनाती कर दी जाएगी। परिवहन विभाग में हमारे नए एआरटीओज जो कमीशन से फाउंडेशन कोर्स करके आए हैं, वो आप संभाग के अंदर 5 एआरटीओज अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे जो फील्ड ट्रेनिंग के करनी थी। उसमें उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 एआरटीओज देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे थे, 2 ऋषिकेश में और 1 रुड़की के अंदर। इनके द्वारा 15 दिन ना सिर्फ फील्ड पर चेकिंग करी गई, साथ में सारे नियम कानून की स्टडी करी गई है। आज इनके द्वारा अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और प्रेजेंटेशन के पश्चात इनको दोबारा रिलीव कर दिया जाएगा हेडक्वार्टर में, जिनके जहां के बाद इनकी तैनाती कर दी जाएगी। परिवहन विभाग में बढ़ते हैं आगे, देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रेमलाल भारती ने कहा कि स्कूलों में गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर जो है पूरी तरह से शिक्षा विभाग फोकस कर रहा है और उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास भी जारी है। शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की है। निजी स्कूलों में आरटीई का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है और इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। वर्चुअल क्लास के हिसाब से भी कक्षाओं को तैयार किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर उनका फोकस किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए इंश्योर कराया जा रहा है। हर स्कूल में निपुण भारत का सपना जो बनाया हमने, हर विद्यालय में इसको इंश्योर करें कि हर बच्चा हमारा निपुण बने। सबसे पहले तो मैं आगे पौड़ी जिले में 2 दिन से बारिश के साथ एक बार फिर से शहर में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं बारिश के चलते वन विभाग और जल संस्थान को भी थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही जिले भर के किसानों के लिए हुई बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया है। बताते चले कि इस बार लंबे समय से बारिश होने के कारण काश्तकार उन्नत पैदावार के लिए बारिश की राह तक रहे थे और ऐसे में औसत बारिश होने से उनको भी राहत मिली है। वहीं जनपद में कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सबकी खेती के काश्तकारों के चेहरे जो है खिले हुए नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आगे, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश होने लगी है। 2 दिन से केदारनाथ, तुंगनाथ, मदम महेश्वर धाम सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। मिनी स्विट्जरलैंड शुप्ता में बर्फबारी होने से देश विदेश से पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का आनंद लेने आ रहे पर्यटक बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर भी आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। इससे शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ते आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही जहां मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी। 2800 मीटर
ऊंचाई पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। तो ये जानकारी देहरादून से जिले भर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आपको बताते चले भारी बर्फबारी का अलर्ट ये जारी किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई ऐसे इलाके जहां जिसमें बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत अन्य कई जिले हैं जिन जिलों के लिए मौसम विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उन्हें चेतावनी दी गई है, चेतावनी जारी की गई है। 2800 मीटर ऊंचाई पर बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जो है वो जताई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अजय पांडे, जिस तरीके से अब देहरादून में मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कई सारे जिले हैं जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्या खास जानकारी अभी मिल रही है मौसम को लेकर? देखिए, मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के मौसम को लेकर के जो चेतावनी जारी की गई थी वो पूरी तरह से सही साबित हुई है। और जिस तरह से बारिश और बर्फबारी का जो दौर है उसके चलते मौसम में काफी गिरावट आई है तापमान में। और इस समय पूरे प्रदेश में काफी ठंड का एहसास किया जा रहा है। खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि अब गर्मी का मौसम आ गया है, गर्माहट महसूस की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी बारिश के दौर के चलते ठंडक महसूस की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं, खासतौर पर 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें बर्फबारी हो रही है। कल भी बारिश हुई थी, बर्फबारी हुई थी और आज भी उसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है और सभी लोगों से ये अपील की है कि वो अलर्ट मोड में रहें, संयम रखें और अगर जरूरी ना हो तो खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करें। इसके साथ साथ जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है और पूरी तरह से जो कहें कि पूरा क्षेत्र जो है सफेद बर्फ की चादरों से ओढ़ा हुआ है और हर जगह का नज़ारा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ उन क्षेत्रों में ठंडक काफी बढ़ी हुई है और आज 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग ने पहले से ही अपने चेतावनी जारी की थी और खासतौर पर जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में हम देखें शीतकालीन यात्रा भी जो है वो चल रही है और पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। कितना इजाफा पर्यटन के लिहाज से? देखिए, खास तौर पर जब पहाड़ों में बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी का जो लुत्फ लेने के लिए काफी संख्या में लोग इन क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। तो ऐसे में इस तरह का जब नज़ारा नजर आएगा उनको, इस तरह का की जानकारी उनको मिलेगी तो विभिन्न प्रदेशों से लोग इधर की साइड आना चाहेंगे और पर्यटन के लिहाज से काफी अच्छा ये मौसम हो जाता है। इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो चार धाम यात्रा है ये भी जारी है और चार धाम यात्रा में भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। हालांकि शीतकालीन चार धाम यात्रा का उतना प्रचार प्रसार नहीं है व्यापक स्तर पर जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से लोग आए यहाँ पर तो उस तरह से नहीं आते हैं। लेकिन काफी संख्या में लोग अब चारों धामों के उन क्षेत्रों में आ रहे हैं जहाँ पर शीतकाल के दौरान जो आराध्य देव प्रवास करते हैं तो उन जगहों पर लोग अब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन जब इस तरह का मौसम रहता है, इस तरह का नज़ारा रहता है तो प्रशासन की ओर से यात्रियों को भी बीच बीच में रोका जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है। कई जगहों पर ये भी जानकारी मिल रही है कि लोग एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी आपने बताया कि गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को फील है, उन्हें होने लगी थी, महसूस होने लगी थी और एक बार फिर से बढ़ती ठंड ने जिस तरीके से दस्तक दे दी है, लोग अलाव का भी सहारा ले रहे कई क्षेत्रों में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है और खास तौर पर जो पहाड़ी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम में जब इस तरह का बदलाव होता है तो बहुत तेजी के साथ बदलाव होता है और ठंडक इस समय काफी बढ़ी हुई है, लगातार बर्फबारी हो रही है। तो जाहिर है कि जिस तरह से अब भी जाड़े का मौसम है और इस समय
मैदानी क्षेत्रों में गर्माहट महसूस की जा रही थी, पर्वतीय इलाकों में भी तमाम जगहों पर गर्माहट महसूस की जा रही थी। लेकिन जब अचानक में ये नजारा बदला है, स्थितियां बदली हैं, तो अब लोग फिर उसी तरह से रजाई गद्दे और अलाव का सहारा ले रहे हैं और अपने अपने घरों में दुबक करके रह रहे हैं। बहुत जरूरी है सभी वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय काफी ठंडक पड़ रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। बिल्कुल, यूँ देखा जाए तो अभी उत्तराखंड के लिए पर्यटन के लिहाज से बेहद ही सुनहरा दौर कह सकते हैं कि चल रहा है, लेकिन जो आम जनता है उन्हें कहीं ना कहीं इसके चलते काफ़ी मशक्क़त होती है। और ऐसे में अगर हम सरकार की तरफ से बात करें, क्योंकि चाहे उत्तराखंड में हम देखें गर्मी हो ठंडी हो, हालांकि गर्मी में तो ज़रूर थोड़ी राहत होती है अगर हम जंगलों में आग लगने की घटना छोड़ दें, लेकिन ठंडी हो बारिश हो, इन तमाम सीजन्स में हम देखते हैं ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश के दौरान जब वो बाढ़ का काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को भुगतान इसका करना पड़ता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बारिश भी शुरू होने वाली है, इसके पहले इस तरह के माहौल और क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, क्योंकि जो फायर सीजन होता है वो 15 फरवरी से 15 जून तक का होता है और इस दौरान वन विभाग की ओर से पहले तैयारियां की जाती हैं। हाल ही में मॉक ड्रिल भी किया गया था आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा, और तमाम जगह पर अधिकारियों को ये बताया गया कि किस तरह से अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखें। इसके साथ साथ तमाम क्षेत्रों में जब आपदा जैसी स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के भी सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और खास तौर पर मौसम विभाग की ओर से जब चेतावनी जारी होती है तो उस चेतावनी को काफी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन से संबंधित या वनों में आग लगने की घटनाओं से संबंधित तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के पहले से तैयारियां की जा चुकी हैं और सभी तरह से हर स्तर से अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसकी मॉनिटरिंग जो है उस स्तर के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव सभी चीजों के साथ सभी अधिकारियों के साथ समन्वय बना करके चल रहे हैं और वो उनसे एक एक फीडबैक ले रहे हैं किस जिले में किस उपकरण की जरूरत है, आपदा से संबंधित क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्रशासन से शासन से उनको मुहैया कराई जानी है, उसकी लिस्ट भी मांगी गई है और वो सारी लिस्ट जो है जिला प्रशासन की ओर से यहाँ भेजी जा रही है सचिवालय में और उसके बाद उनको उनकी जरूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब इस तरह का मौसम होता है, इस तरह का वातावरण होता है, उसको लेकर के पहले से ही तैयारी की जाती है। किन किन जगहों पर जो हमारे चिन्हित जगह है जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, चाहे भूस्खलन की घटनाएं हैं, चाहे पहाड़ दरक करके सड़क पर आए तो उनको कैसे रास्तों को अवरुद्ध जो मार्ग है उनको खोलने का काम हो, कैसे उसमें तेजी लाई जाए, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के अधिकारी लगातार मशक्कत करने में जुटे हुए हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों के लिए अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। हाल ही में हम देखें पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग एक बार फिर से अलाव का भी सहारा कई जगहों पर ले रहे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जनवरी खत्म होने के बाद फरवरी में थोड़ी गर्मी जरूर बढ़ गई थी और इसके बाद लोगों ने ये सोच लिया कि शायद गर्मी की शुरुआत हो गई, लेकिन फिर से फरवरी लास्ट में फिर से जो है ठंड ने दस्तक दे दी है और लोगों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ा दी। हालांकि जो बर्फबारी का दौर है पर्यटन के क्षेत्र में बेहद फायदेमंद रहने वाला है और इसका आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब सफ़ेद चादर से जो घाटियां हैं वो सज जाती है, जिसको लेकर पर्यटक काफ़ी इसको एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं इन घाटियों में, इन वादियों में। और ऐसे में उत्तराखंड इन सब चीज़ों में सबसे अहम रहा है और यही वजह है जिस तरीके से देखें देवभूमि के नाम से भी ये प्रदेश अपने आप में एक कीर्तिमान करता है। और ऐसे में शीतकालीन यात्रा भी शुरू है और राज्य सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा रही है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये बर्फबारी शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जो नॉर्मल पर्यटन के लिहाज से लोग वहां पहुंचते हैं उनके लिए भी बेहद फायदेमंद रहने वाला है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।